नमस्कार। नई किरण चैनल में मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सारा आकाश राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए इस उपन्यास के पूर्वार्ध की सांझ के दूसरे अध्याय पर अध्याय की शुरुआत करते हैं। वे हंसी कह कहे, खिलखिलाहटें और मजाक, शहनाई वालों का एक दूसरे के मुंह की ओर घुमाते हुए ज़ोर ज़ोर से शहनाइयाँ बजाना। लेकिन मुझे लगता रहा जैसे एक तूफ़ान किसी भारी गुंबद में बंद हो गया है। गूंज गूंज कर, घूम घूम कर इधर से उधर फुफकारता रहा है और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पा रहा है। मालूम नहीं यह अच्छा हुआ या बुरा। सुहागरात आई और चली गई। सच ही मैं उससे नहीं बोला। अभी तक बड़ी दुविधा में हूँ कि यह भगवान की ओर से मेरी प्रार्थना की स्वीकृति है या मेरी दुर्भाग्य का प्रारंभ। मैं बहुत भावुक हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। भावों और कमज़ोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बह और बहक जाता हूँ और उस समय का कोई किनारा मुझे नहीं मिल पाता। हल्के से धक्का देकर भाभी ने पीछे से किवाड़ बंद कर दिए तो मैं कमरे में आ गया। उस समय प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। थोड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और फिर धीरे से जाकर पलंग के सिरे पर इस तरह बैठ गया जैसे डर लग रहा हो। सोचा था कि चुपचाप जाकर पलंग पर सो जाऊंगा और सोने के बाद सुबह से पहले जागना मैंने जाना ही नहीं। इस समय मेरा दिल धड़क रहा था और सारी शक्ति की चट्टानें जैसे डायनामाइट में विस्फोट से फट जाने को तैयार थी। अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को समेट समेट कर ला रहा था। लड़के मुझे जाने क्या क्या बताने को उत्सुक थे। मूर्ख लड़के, वे उन हजारों लाखों की तरह मुझे भी समझते हैं जिसके लिए नारी या कोई भी चलती फिरती लड़की न जाने के स्वर्ग का फूल है और उसके लिए युगों से उनकी आत्माएं तड़फड़ाया करती हैं। तांगे में जाती लड़कियों के पीछे अपना रास्ता छोड़कर वे मीलों केवल उसका दर्शन सुख लेते चले जाते हैं। मैं उन जैसा तो था नहीं। मेरा रास्ता उनका रास्ता नहीं था। मन ही मन दोहराता रहा, नारी अंधकार है, नारी मोह है, नारी माया है, नारी देवत्व की ओर उठते मनुष्य को बांधकर राक्षसत्व के गहरे अंधे कुएं में डाल देती है। नारी पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। मेरा रास्ता हजारों लाखों लड़कों का रास्ता नहीं है। ऊपर से देखने में मैं चाहे जैसा लगूं, मैं उनसे हर तरह भिन्न हूँ। मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। मैं हर क्षण तलवार की धार पर चलता हूँ। बस जरा सा अपने को साध लूँ और डगमगाऊँ नहीं। मैंने हर समय अपने को इन लोगों से कितना ऊंचा उठा हुआ पाया है। इस कमरे में आने से पहले मैं सोच रहा था कि जैसा सभी विवाहों में होता है, प्रभा लजीली नववधू की तरह गठरी बनी होगी। उसी साज सज्जा से मेरा स्वागत करने को तैयार होगी। वही तो एक क्षण है जब मुझे अपने को सावधान रखना होगा। लेकिन अब उसे देखकर मैं चौंक पड़ा। कपड़े तो जैसे विवाहों में पहनाए जाते हैं वैसे ही रंग बिरंगे पहने थी, लेकिन मेरे खाट पर बैठ जाने पर भी वह यूं ही चुपचाप सामने के जंगले पर खड़ी रही। भीतर प्रवेश करते समय भाभी के साथ और भी मोहल्ले पड़ोस या रिश्तेदारी की जाने कौन कौन आपस में खुसर पुसर करती खिलखिलाती भगवान जाने क्या क्या कह रही थी। मैंने कुछ भी नहीं सुना। इस समय तो कमरे के सन्नाटे में स्टूल पर रखे पंखे की भनभनाहट ही गूंज रही थी। जब कभी पंखे की कोई पंखड़ी किसी तार से लग जाती तो खनखनाहट बज उठती। विवाह के अवसर पर बिजली
पड़ोसी से उधार ले ली गई थी। मैं भरसक उपेक्षा और लापरवाही दिखाना चाहता था। कल्पना कर रहा था कि मेरी भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण मेरा चेहरा जगमगाते ज्योतिर्वलय से घिरा हुआ है। कुछ देर बाद जरा सा कौतूहल भी हुआ कि कहीं सो तो नहीं गई, लेकिन मेरे पलंग पर बैठते ही उसने जरा सा सिर उठाकर देखा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इस तरह फिर सिर वहीं टिका दिया। मैं बुद्धू की तरह बैठा बैठा पंखे को देखता रहा। अब क्या करूं? धीरे से पलंग पर आड़ा ही लेट गया। सिर दीवार के सहारे उठा था। क्षण के पीछे क्षण फिसलते रहे। मुझे आशंका हो रही थी कि अभी मेरी इस कठोरता पर वह फूट फूट कर रो उठेगी। दोनों हाथों से मेरे पांव पकड़कर अभय मांगती सी आंसू भीगा मुंह उठाकर पूछेगी, मेरे नाथ, बताओ इस दासी से क्या अपराध हुआ है? फिर पांवों पर सिर पटक पटक कर हजारों बार क्षमा मांगेगी। उस क्षण को साध लेना शायद सबसे कठिन कार्य होगा। बस एकाध पल ही जा रहा था, यही नाटक होगा। लेकिन मुझे लगा काफ़ी देर हो गई है और कभी कभी चूड़ियों की झनक के साथ साथ आधी रात का सन्नाटा हमारे बीच विषैले धुएं की तरह फैलता रहा। अचानक मुझे लगा कि आशंका और भावुकता के सागर में स्पंज की तरह फूलता पिचकता मेरा हृदय अब जमकर एक पत्थर का टुकड़ा रह गया है। किसी ने भीतर पूछा, मैं यहाँ क्यों आया? न बोलना, न स्वागत। क्या यह मेरा अपमान नहीं है? मैं स्वीकार करता हूँ कि इन तमाम महत्वाकांक्षाओं, आशाओं और दृढ़ता के निस्पंद और बर्फीली चादर के नीचे गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट में मैं अनुभव करता रहा था। मन के किसी अंधेरे कोने में शायद बहुत कुछ इस विषय में था भी, शायद उत्सुकता, शायद मिठास। अपनी इस ऊपरी सारी दृढ़ता के साथ यह भय भी मुझे था ही कि कहीं पीछे बहते गर्म खून का यह स्रोत प्रचंड ग्लेशियर की तरह फूट न पड़े और फिर उसके बहाव में मैं खो जाऊं। जैसे सनसनाता हुआ तीर खच्च से अपने लक्ष्य में आकर धंस जाए, इसी तरह मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई चीज़ सन्ना कर टकराई। अपमान, यह मेरा अपमान। भीतर बहती तरल खून की धार पल भर में जमकर बर्फ बन गई। मैं यहाँ आया ही क्यों? आज के दिन कहीं और नहीं जा सकता था? घर वाले जरा से परेशान ही तो होते ना। अरे हमारे घर के लोग बेपढ़े हैं और यह मैट्रिक तक पढ़ी है। शायद यही गुमान इसे हो गया है। निश्चय ही यह अपने को बहुत समझती है। वह यूं ही खड़ी रही और मैं गुस्से से उठकर सीधा बैठ गया। बेशर्म, यही आजकल की शिक्षा है। न किसी का लिहाज, न हया। समझती है दूसरे लड़कों की तरह मैं इसे मनाऊंगा, खुशामद करूंगा। सो खातिर जमा रखे, कयामत तक तो यह मौका आएगा नहीं। पहले मैंने सोचा था कि हम लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातें करके अपने को अधिक से अधिक योग्य बनाने की ओर ध्यान देंगे। लेकिन नहीं, अगर इसकी मर्जी यही है तो यही सही। झुकूंगा नहीं। आज का झुकना जिंदगी भर का बवाले जान हो जाएगा। आज तो बिल्ली मुझे ही मारनी है। आप शायद खड़ी खड़ी यही सोच रही है कि मैं जाकर कहूँ, चलिए खड़ी क्यों हैं, बैठिए। फिर शर्माएंगी और नखरे दिखाएंगी, रूठने मटकने की एक्टिंग होगी। तभी पहली बार मेरा ध्यान उसकी इस अशिष्टता की ओर गया कि मेरे आने पर नमस्कार प्रणाम कुछ भी नहीं। मैं तो सोचता था कि वह मेरे पांवों पर झुक जाएगी तो मैं उसके दोनों कंधे पकड़कर उठा लूँगा। यही तमीज़ और अदब सिखाया है घर वालों ने। उस वक्त तो बड़े गर्व से कहा था कि हमारी लड़की मैट्रिक तक पढ़ी है। जब कुछ
क्षण यों ही बैठे बैठे और बीत गए तो मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। दिमाग भन्ना रहा था और सारा कमरा अपमान के संकेतों से जैसे मुझ पर अट्टहास कर रहा था। मन के भीतर तब कहीं यह भाव था कि जब मैं चलूँगा तो यह पीछे से आकर मेरा हाथ या कुर्ते का छोर पकड़ लेगी। तब मैं कुछ देर ठिठकूंगा और उसे क्षमा कर देने के विषय पर विचार करूंगा। लेकिन जब खड़े होकर 2-4 कदम दरवाजे की ओर चल भी दिया और उसने ऐसा कोई भाव नहीं दिखाया तो मेरे आत्मसम्मान का पेट्रोल कुंड भकभका कर जल उठा। मैंने निश्चय कर लिया कि अब अगर यह रोकने आएगी तो भी बिना मुड़कर पीछे देखे ही चल दूंगा। बदतमीज। भड़ाक से जब किवाड़ खोले तो लगा चौंक कर उसने सिर उठाकर देखा। तब तक मैं बाहर आ चुका था। जाने क्यों मैं एक क्षण बाहर रुका और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर खुली छत पर आ गया। सभी लोग चारपाइयों या जमीन पर सो चुके थे। चांदनी की वर्षा हो रही थी और चांद का छाता लगाए रात की रानी निहारिकाओं के पद से चली जा रही थी। मैंने कुछ भी नहीं देखा और एक कोने में नंगी धरती पर पड़कर अपने आप से लड़ने लगा। उफ, इस व्यवहार को मैं कभी जिंदगी भर भूल पाऊंगा? नहीं नहीं, विद्योत्तमा के इसी व्यवहार ने एक वज्र मूर्ख को कविता का राजकुमार कालिदास बना दिया। अब देखना है कि मैं इस अपमान का बदला किस रूप में चुकाता हूँ। लेकिन आखिर मैं वहाँ गया ही क्यों? क्या यह मेरे भीतर ही कोई कमजोरी नहीं है? क्या यह पथभ्रष्ट होने का दैवी दंड नहीं है? मुझे संभालने वाली ठोकर कहीं पड़ा था। अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। अब मुझे देखना है कि मेरी आत्मा में कितनी शक्ति है। याद रहेगा यह सुहागरात का उपहार। जो हुआ अच्छा ही हुआ। वह रास्ता मेरा था भी नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने भाग्य की गति स्पष्ट देख रहा हूँ, जैसे वह सारे इधर उधर के रास्तों को बंद करता हुआ एक निश्चित रास्ता मेरे लिए खोले जा रहा हो। और निश्चय ही वह रास्ता ऊंचाई का रास्ता है, मानवता का रास्ता है। और इसी दिमागी उठापटक में कब मेरी आंखें बुरी तरह डबडबा आई कि लाख कोशिश करने पर भी मैं अपने आप को संभाल न सका। अपलक आकाश की ओर ताकती खुली आंखों से चुपचाप आंसू बहते रहे। हे भगवान, यह मेरे गले में क्या बांध दिया है, कहाँ लाकर पटक दिया है मुझे। उसी क्षण वही पुरानी भावना उमड़ उमड़ कर मन मस्तिष्क पर छा गई कि इस बेहद पथ पर मैं अकेला हूँ, नितांत अकेला। कोई साथ नहीं है, कोई ऐसा नहीं जो मेरी थकान और पसीने को सांत्वना के शब्दों में समेट ले, मेरी निराशा के आंसुओं को पोंछ कर कहे, चलो मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। पता नहीं किस तरह की लड़की को मेरे गले मढ़ दिया गया है। कैसे चलेगी जिंदगी? फिर लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति मेरे शरीर के कण कण से पानी निचोड़ निचोड़ कर आँखों की राह उलेचे दे रही है। अपने मन की और गहराई में मैं सोचता रहा कि मान लो अभी उठूं और बिना किसी से कुछ कहे सुने बाहर निकल पड़ूं तो कैसा रहे? कहीं चला जाऊंगा, कलकत्ता, बम्बई या हरिद्वार। भागो भागो यहाँ से। धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर मैं रात भर भुनता उबलता रहा। तो अभी आपने देखा कि समर और प्रभा के सुहागरात में के समय में क्या हुआ। अब पूर्वार्ध की सांझ के तीसरे अध्याय में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।